हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ कौन से चैप्टर के लिए? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और वो भी किसका? अर्थ। किसका मैग्नेटिज्म एंड मैटर? अर्थ। सो अर्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12। तो आप लोग ये इसका पहला वीडियो है तो मैं इसको 01 कर देता हूं। आप लोग कॉपी और पेन निकालें, बुक जरूर सामने रखें, अदरवाइज बातें सुन सुन के आप लोग बोर भी हो सकते हैं, फिर आपको क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा और वो ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बुक आपने खोली होगी। वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। काफ़ी चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो इश्यू है वो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं अक्सर, और इसका मेन कारण है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी समझने में बच्चे गलती करते हैं। तो मेरी उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देखें, पूरी क्लास में रहें और इसको समझें। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर बेसिकली अर्थ का है। मैग्नेटिज्म और मैटर इसमें जितना भी हम स्टडी करेंगे वो अर्थ का है। ओके, लेसन का नाम मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5.1 है, इसका पहले से हम शुरू करते हैं। ए वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हम कौन सी 3 मेन जो क्वांटिटीज है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको यूज करते हैं वो हमें पता है। ठीक है, चलो तो पहली इसके अंदर हो जाएगी बच्चों, पहली हो जाएगी, एक तो हम यूज करते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप है ना, इसका ऊपर मैग्नेटिक डिप भी कह सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक डिप भी कह सकते हैं। दूसरा जो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। और तीसरा हो गया अपना मैग्नेटिक, क्या पढ़ा था हमने? डिक्लिनेशन। डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं, डिक्लिनेशन। तो ये 3 चीजें हैं जिनको हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? Now we take the second part of question number 1. The angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? तो पहली चीज हमारे लिए ये समझने की है बच्चों कि साउदर्न इंडिया, जो दक्षिणी भारत है, साउदर्न इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो हमें अब ये कंपेयर करना है कि दोनों में से जो मैग्नेटिक पोल है उसके क्लोजर कौन है, ब्रिटेन है या साउदर्न इंडिया। तो वहां पर हम देखेंगे कि ब्रिटेन जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल या मैं कहूं कि मैग्नेटिक साउथ पोल के ज्यादा क्लोजर है। तो मैं यहां पर आंसर ये लिखूंगा कि ब्रिटेन is more closer
closer to मैग्नेटिक साउथ पोल या मैग्नेटिक पोल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल, पोल के क्लोज में कौन सा है, क्लोजर टू मैग्नेटिक पोल, सो द dip angle, yes, we are discussing about dip angle, yes, the dip angle is larger than southern India, क्लियर। और ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि ये ऑन और अबाउट 70 डिग्री के आसपास, कितना होता है 70 डिग्री के आसपास, जैसे साउदर्न इंडिया में 80 डिग्री के ऑन और अबाउट होता है, तो यहाँ पर ब्रिटेन में ये आपको 70 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो यहाँ से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से। डिप एंगल इन ब्रिटेन इज अप्रॉक्सीमेट 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री के आसपास आपको वहां पर मिलेगा। तो दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चंस आपको और भी कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो अपने को बड़े आराम से और बढ़िया से समझना है। नाउ सी, इफ यू मेड ए मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the lines seem to go into the ground or come out of the ground? बहुत अच्छा सवाल। सवाल क्या है, इसको समझते हैं हम। सी पार्ट है इसका, जैसे ये आपका अर्थ है, तो इसके हम जानते हैं कि ये अगर इक्वेटर है, अगर मैं इसको इक्वेटर मान लूं, तो यहाँ पर जो आपका साउदर्न पार्ट है, यहाँ पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, इसके है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेलबर्न में आप लोग जानते हो कि जो हमने अज्यूम की है एक मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, अगर ये जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास में है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, क्लियर। ये कैसा है, जियोग्राफिक साउथ पोल है, इसलिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के क्लोज होगी। अब आप देखो, मैग्नेट के बारे में आप लोग जानते हो कि मैग्नेट में ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी मिलेगी अपने को, आउट ऑफ द ग्राउंड मिलेगी या इनसाइड द ग्राउंड मिलेगी, बिल्कुल आउट ऑफ द ग्राउंड मिलेगी, और ये वापस इस तरह इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि मेलबोर्न में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैप बनाते हैं, तो हमें यहाँ से आउट ऑफ द ग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, आउट ऑफ द ग्राउंड, कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, बाहर आती हुई हमें ऑब्जर्व, ठीक है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी। और अगर यही हमारे सामने क्वेश्चन होता, मान लीजिए अलास्का का या नॉर्थ कनाडा का, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ इनसाइड द ग्राउंड हमें वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस वी हैव हैंडल्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन इसके आगे वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये मैं हाफ स्क्रीनशॉट ले ले, तो है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लो, एक बार नोट भी कर लो, ओके। ये बहुत काम में आएंगे बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी हैं आप आराम से करो, एक एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर आप इतना भी कर लेते तो बहुत बड़ी बात है ना। न्यूमेरिकल्स जब इससे स्टार्ट होंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। नाउ डी, क्वेश्चन नंबर 1 डी, yes, in which direction would a compass free to move in vertical plane point to if located
राइट ऑन द मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। बहुत बढ़िया। अगेन मैं आपको एक अर्थ का डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इक्वेटर हो गया, ये पोल्स है। ये पोल्स जो है, मैग्नेटिक पोल्स जो है, ये हो गए इस तरह, है ना। ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, या मैं कहूँ कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, राइट। ऐसी सिचुएशन में यहां पर अगर मैं किसी कंपास को रखता हूं और वो कंपास लिखा है क्वेश्चन में फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन, वो केवल इस तरह मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है। तो जब वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा तो इसका मतलब वो या तो यूं रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप है। मान लो अगर वो यहां पर है ना, यहाँ साउथ पोल है तो वो ऐसे रहेगा, यहां पर रहेगा तो ऐसे रहेगा। यानी उसकी जो वो या तो ये ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा। समझ रहे हो ना, पोल के पास में, पोल के पास में। तो आप लोग जानते हो एंगल ऑफ डिप, जब आपको कल समझाया था कि वहां पर ये डिप एंगल इस तरह मैग्नेट नीचे की तरफ हो जाता है, और ये यहां पर है ही कैसा, वर्टिकली मूव करने के लिए रखा, फ्री टू मूव है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे इट्स डायरेक्शन या द डायरेक्शन ऑफ कंपास, द डायरेक्शन ऑफ कंपास, डायरेक्शन ऑफ कंपास will be vertical। और वर्टिकल भी कैसी, किसी भी साइड में रह सकता है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं। इसने कोई साउथ पोल या नॉर्थ पोल नहीं लिखा है, पोल के पास होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इन एनी डायरेक्शन, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, आइदर अपसाइड और डाउनवर्ड, ठीक है, किसी भी साइड में, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पोल, विच टाइप ऑफ पोल इज देयर, ठीक है। तो उसके वर्टिकल रहेगा, ये कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। नाउ वी टेक ई, समझ में आ रहा है। द अर्थ फील्ड इट इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेट द, अच्छा इसको साफ करने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं इस डी को हटा देता हूं यहां से। अच्छा, अब हम लेते हैं ई। ई क्या कहता है, ई कह रहा है कि अर्थ का फील्ड जो है, ये क्लेम किया गया है, रफली अप्रोक्सीमेट द फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दी है, दैट इज 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, located at its center. Check the order of magnitude of this number in some way. ये कह रहा है कि इस नंबर से चेक करो कि क्या ये सब कुछ सही है। ये कहा गया, ये क्लेम किया गया कि अर्थ के सेंटर पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसकी वजह से आपको ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ये क्लेम किया। तो हमें चेक करना है कि क्या इससे हम किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, इन सम वे हम कुछ ना कुछ चेक कर सकते हैं। यस, वी कैन चेक द मैग्नेटिक फील्ड on the surface of earth, right? हम अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो द बी विल बी, फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4 दिस विल बी द कांस्टेंट, एंड m/r3। व्हाट इज आर, कैपिटल लिख लेते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ,
वैल्यूज अगर हम रखें यहाँ पर, so the value of constant will be 10 to the power minus 7 multiplied by m, that is 8 into 10 to the power 22 upon r cube, मतलब 6.4 into 10 to the power कितना आएगा 6, 64 किलोमीटर मीटर में, हाँ का क्यूब, 6400 किलोमीटर है, 6400 तो मीटर तक चेंज करेंगे, 10 to the power 3 और 3 पॉइंट इधर 10 to the power 6 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको 10 to the power -7 into 10 to the power 22 into 8 अपॉन ये आ जाएगा 6.4 into 6.4 into 6.4 into 10 to the power 6 लीजिए 18, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, यहाँ से 7 माइनस के तो 15 प्लस ये -3, तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास 8 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3। अच्छा, तो ये तीनों पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो लगेंगे, इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1000 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें 8, इस 8 से कैंसिल आउट करें तो वी विल गेट 125। अच्छा, फिर जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर जीरो लगाने पड़ेंगे, चलो एक जीरो लगाते हैं तो ये आ जाएगा इंटू 10 to the power -4, भाई एक जीरो यहाँ लगा दिया, हम कम करेंगे अपॉन 64 इंटू 64, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा, कैलकुलेशन से ये मिल जाएगा अपने को 10 to the power 36 0.3 है ना, जीरो यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो 12500 हो जाएगी, देखो, और ये हो जाएगा आपके 3600, करीबन 4000 के आसपास हो जाएगा, तो ये 3 के आसपास आएगा, नियर अबाउट, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो 0.3 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला, या मैं इसको कहूँ इस अबाउट 0.3, ये 10 to the power 4 है तो गॉस, इतना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस पे होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन से ये आया कि बिल्कुल इतना ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस पे है। सो यस, व्हाट इज जियोलॉजिस्ट आर क्लेमिंग दैट मे बी करेक्ट, वो सही हो सकता है ना, उन्होंने ये बताया कि इसी के कारण सारा अर्थ का मैग्नेटिज्म है, तो ये चीज करेक्ट हो सकती है। क्लियर हुआ कुछ? हाँ, इतना ही है, 0.31 गॉस आता है, तो अपनी कैलकुलेशन और अबाउट इतनी आती है, एग्जैक्ट हमने निकाला नहीं। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से समझो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट, ये आ गया एफ क्या कह रहा है? Geologists claim that beside the main magnetic NS pole, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible in at all? कहने की बात यह है कि एक तो आपका जो अर्थ का जो ओरिएंटेशन है, इसके अंदर हमने ये क्लेम कर लिया, ये मान लिया कि एक यहाँ पर मैग्नेट इस तरह की है और यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ पोल हमें मिलेंगे। दैट्स ऑल। हुआ क्या कि ये कहता है कि इसके बावजूद अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शंस में इसके पोल्स इस तरह के हमने ऑब्जर्व किए। जियोलॉजिस्ट ने कहा इस तरह के होते हैं, सेवरल पोल्स होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बच्चों ये इसी तरह पॉसिबल हो सकता है ड्यू टू
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द अर्थ। क्या होता है कि कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप का कुछ ना कुछ, हम जब आयरन वगैरह की यहाँ पर माइनिंग करते हैं तो ये मिलता है कि वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक टाइप का कुछ मटेरियल वहाँ से हमें नहीं मिलता है, जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टीज रखता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो हमें ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ये आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में इस तरह का कुछ है नहीं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब कुछ हटाया हुआ है। तो फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह का क्यों हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि डिपॉजिट हो जाता है ना, जिसको अपन कई बार माइनिंग वगैरह करते हैं तो बाहर भी निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ इस तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, है ना। तो इसका मतलब है कि इस तरह का जो मटेरियल जहां तहां बिखरा पड़ा है अर्थ में, तो उस अर्थ में उसकी वजह से कहीं कहीं हमें इस तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जर्व होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह से पोल है, अलग डायरेक्शन में पोल है, लेकिन वो छोटे हैं, उनका ओवरऑल कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता है, बहुत कम वीक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं इस तरह का। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट्स आर देयर। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। Answer the following questions. The Earth magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? ये कह रहा है कि क्या ये जो अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है? यस, इट चेंजेस। तो ए का मैं लिखता हूँ आंसर इसका कि यस, इट वेरीज विथ टाइम। अब ये कह रहा है कि क्या एप्रिशिएबल चेंज हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये अपने डायरेक्शन को बदल लेता है 1 डिग्री इन अप्रोक्सीमेट 10 years। ये अपने डायरेक्शन को कितना चेंज कर लेता है? 1 डिग्री के आसपास का ये चेंज कर लेता है 10 years। और इसका सरफेस पे कितना डिफरेंस आता है? इट क्रिएट्स 110 किलोमीटर डिफरेंस ऑन द अर्थ सरफेस। इससे क्या होता है कि अर्थ सरफेस पर करीबन 110 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, वो 1 डिग्री का गैप आएगा ना, यहाँ से इसके सेट, यहाँ पर अगर अपन 1 डिग्री का चेंज करके बाहर की तरफ निकलेगा तो ये जो 1 डिग्री का गैप है ये इस सरफेस पे यहाँ पर करीबन 110 किलोमीटर का वेरिएशन यहाँ पर शो करता है। सो दिस विल बी द आंसर। Now, second is that the Earth's core is known to contain iron. Yes, yet geologists do not regard this as a source of Earth magnetism. Why? भाई अर्थ के कोर में बहुत सारा आयरन भरा पड़ा है, बट स्टिल जियोलॉजिस्ट ये नहीं मानते कि ये एक अर्थ के मैग्नेटिज्म का सोर्स है। Why? भाई जब आयरन है तो आयरन तो सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज वेरी हाई। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है।
on a very high temperature, on a very high temperature, iron loses its magnetic properties. Okay, hence it cannot be a source of magnetism of earth. ये कहानी है इसके पीछे, है ना। हर चीज के पीछे एक कहानी है, और ये कहानी है आयरन के सोर्स नहीं होने की। ठीक है, जितने कंसेप्ट पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको। फुल ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए माइंड। चलो नेक्स्ट लेते हैं सी। नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं? सी। अच्छा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, बट याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको लिखना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, है ना। The charge currents in the outer conducting region of the Earth's core are thought to be responsible for Earth's magnetism. Yeah. What might be the battery? बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ द एनर्जी। करंट है तो बैटरी होगी ना कहीं सोर्स ऑफ द एनर्जी होगी टू सस्टेन दीज करंट्स। तो ये बैटरी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमने ये देखा कि वहां पर एस्केलेटर चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरे, तो उसकी वजह से वह करंट फ्लो होता है। उस करंट फ्लो के होने के लिए आपको बैटरी की जो पोजीशन है वो कहाँ से मिलेगी, आपको कहाँ से उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि द सोर्स ऑफ द करंट इज, या जो नाम इन्होंने लिखा है वही लिख देते हैं, बैटरी is the source of the current is radioactive decay of material present in earth core। रेडियोएक्टिव डिके होगा, वहां से इमिट होंगे चार्ज पार्टिकल्स, है ना। अल्फा बीटा गामा वहां से इमिट होंगे पार्टिकल्स, वो होंगे तो क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे तो वहां पर करंट